हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव वेलकम्स यू ऑल फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हमारा ये यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल, इस पर हम लोग रोज मिलते हैं और मैं आपको एवरीडे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से हमारे ये टॉपिक्स यहाँ पर क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं और क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये किसके लिए है इंपॉर्टेंट, कौन पढ़ने वाला है। वो सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स तो देना ही होगा। प्रीलिम्स में नॉन टेक पेपर आएगा, नॉन टेक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक पेपर है। ओके, आफ्टर दैट अगर देखा जाए, अगर आप निटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर आप निकमैर पुणे से आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो कि हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ओपन है, तो ये भी आपके लिए यहाँ इन दोनों जगहों पर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप CII आईपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप CII आईपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको लेने का प्लान कर चुकी है, तो ये आपका हर ब्रांच के कैंडिडेट को CII आईपेट के पेपर में नॉन टेक्निकल सेक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर स्टूडेंट को, हर ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना होगा। और ऐसे ही अगर आप इंडिया के टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अगर आप एमटेक करने की सोच रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक करने की सोच रहे हैं, जैसे कि IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई, यहाँ से अगर आप एमटेक करने की सोच रहे हैं, तो इन जगहों पर भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल मैक बाय सर्वेश 10, जल्दी से इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और ये है मेरी टीम। आप हम लोगों को देख करके पहचान गए होंगे, हम लोग एवरीडे आपके पास आते हैं और ये हमारी जो हाईली एक्सपीरियंस टीम है, हम लोग आपको एवरीडे कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के या फिर नॉन टेक्निकल के कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके साथ एवरीडे डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पावर्स इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। पावर्स इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कितने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर्स इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को जब सेलेक्ट कर लिया जाता है, जब किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो जो सीनियर मैनेजमेंट होता है उसका नेक्स्ट टास्क ये होता है कि वो किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट करे। ओके, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है उसका प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट टास्क आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेक्शन। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्शन किया जाता है और उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेक्शन। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो कमिश्निंग या फिर कंप्लीशन को सही तरीके से कराता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये कंपनी के सभी जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सभी कॉम्पिटेंट लोग, उनको एक जगह बुला करके उनके साथ प्लानिंग करता है। यहाँ इस प्लानिंग वाली मीटिंग में ये इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जितने लोग भी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, जितने लोग भी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, उन सबके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हो सके। ओके फ्रेंड्स, जितने लोग भी प्रोजेक्ट में आ रहे हैं उन सभी लोगों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हो सके। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ बीच में रख दिया आपने प्रोजेक्ट मैनेजर,
अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट टीम के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ऐसे ही ये क्लाइंट के साथ भी कांटेक्ट में रहेगा, ऐसे ही ये प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट जो है जो सीईओ या वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, उनके साथ भी कांटेक्ट में रहता है, और जो अदर इंटरेस्टेड पर्सन हैं जो अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, जैसे कि सप्लायर हो गए या फिर वेंडर हो गए, ओके, जो अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, इनके बीच में भी, इनके साथ भी ये प्रोजेक्ट मैनेजर कांटेक्ट में रहता है। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये किसी भी प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इस बात का खास ख्याल रखता है कि जितने लोग भी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं उन सभी लोगों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश रहे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ रहे। ओके, तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर इन चारों लोगों के साथ तो कांटेक्ट में है ही, इसी के साथ साथ इन लोगों को भी आपस में हर किसी के साथ कांटेक्ट में रहना होगा। मतलब क्या? मतलब कि ये जो क्लाइंट है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में रहेगा, क्लाइंट को भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ इसका एक कम्युनिकेशन चैनल कोई ना कोई इस्टेब्लिश होना चाहिए। ऐसे ही इस क्लाइंट का एक चैनल जो सप्लायर्स या वेंडर्स हैं, इनसे भी अगर ये कभी बात करना चाहे क्लाइंट, तो इनसे भी बात कर सके, इसका प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप तो क्लाइंट है हमारे प्रोजेक्ट के, आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हमारा सप्लायर कौन है, ऐसा नहीं है। अगर ये चाहता है तो ये बात कर सके, एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल हमें एस्टैब्लिश करना होगा। ऐसे ही ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में जो टीम आती है, वो भी सप्लायर्स के साथ या वेंडर्स के साथ जरूरत पड़ने पे कम्युनिकेट कर सके। बाकी ये प्रोजेक्ट टीम इस सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी कांटेक्ट में रहे, ये भी देखना होता है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्लाइंट का कांटेक्ट किसके किसके साथ हो गया? क्लाइंट का कांटेक्ट सीनियर मैनेजमेंट के साथ हो गया, क्लाइंट का कांटेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हो गया, और क्लाइंट का कांटेक्ट ये सप्लायर्स या वेंडर्स के साथ हो गया। मतलब इन तीनों के साथ तो हो गया इसका क्लाइंट का कांटेक्ट, लेकिन इनके साथ अभी तो नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां बीचों बीच में से नहीं बनाएंगे, एक इस टाइप का आप बना दो, ओके। और ऐसे ही ये जो सीनियर मैनेजमेंट है, इसका भी एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश किया जाएगा सप्लायर्स या वेंडर्स के रूप में। ओके, सप्लायर्स या वेंडर्स के रूप में, वेंडर्स के साथ इसका भी एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या हो रहा है आप देखो, यहां पर टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कितने आए आपके पास?
यहां देखिए ये प्रोजेक्ट मैनेजर कितने एरो आपने बनाए हैं, ये बनाया पहला एरो, ये एक दूसरा, ये एक तीसरा एरो, ये एक चौथा एरो, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां कम्युनिकेशन चैनल, ये आठवां कम्युनिकेशन चैनल, उसके बाद ये वाला है 9th कम्युनिकेशन चैनल, और ये वाला है 10th नंबर कम्युनिकेशन चैनल। ओके, यहां पर आपको टोटल 10 कम्युनिकेशन चैनल दिख रहे हैं, और ये जो हमारे पास पार्टिसिपेंट कितने दिख रहे हैं, पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं हमें 5। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा क्लाइंट, तीसरा सीनियर मैनेजमेंट, चौथा प्रोजेक्ट टीम, और पांचवा अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स। अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपके पास कुछ ये ऐसा डेटा आ गया कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है इस प्रोजेक्ट में वो कितने हैं, वो है 5, और नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 10। तो देखिए यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इक्वल टू n इंटू n-1 बाई में 2, n इंटू n-1 बाई में 2। ओके, जहां पर ये n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, number of participant in the project, number of participant in the project। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n इंटू n-2 where n is the number of participant in the project। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब ये कम्युनिकेशन चैनल जब बन जाता है लोगों के बीच में, तब उसके बाद क्या होता है कि तब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर किस टाइप की लीडरशिप पावर रखे हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास किस टाइप की लीडरशिप पावर है, और किस टाइप की लीडरशिप पावर की हेल्प से वो वर्कर्स से काम निकलवा रहा है, प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू जो बिजनेस स्टडी होती है उसके हिसाब से ये पावर जो होता है, पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये किसी भी पावर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ अदर्स टू अचीव ए certain established goals of organization, certain established goals of organization। ओके फ्रेंड्स, ऐसा ये बिजनेस स्टडी के हिसाब से कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस में पावर का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उन दूसरे लोगों से कोई एक स्पेशल काम करवा सके। अपने घर का काम करवाने को पावर नहीं बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि भेज दिया कि जाओ भाई सब्जी लेकर के आओ, या जाओ क्या नाम है ये मैडम आई है रेलवे स्टेशन पे, उनको रिसीव कर लो, ये सब चीजें नहीं। वो कोई जबरदस्ती करा ले वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिस के अंदर क्या पावर है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर टोटल अगर देखा जाए तो 5 हमारे पास, मेनली अगर देखा जाए तो 5 हमारे पास
टाइप की पावर्स होती हैं, और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 8 टाइप की पावर्स होती हैं, जिनमें से ये 5 बहुत मेन हैं, इनको ये अक्सर देखने में आती हैं, जबकि ये 3 जो हैं ये भी थ्योरी के हिसाब से, लेकिन रेयरली इनके दर्शन होते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में ये एक गैप थोड़ा सा छोड़ रखा है। टोटल 8 टाइप की पावर्स किसी एक प्रोजेक्ट मैनेजर में अलग अलग केस में हो सकती हैं, और अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर इन 8 पावर्स में से किसी एक या 2 या 3 का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को रन करवा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे फ्रेंड्स। सबसे पहला आता है लेजिटिमेट पावर या पोजिशनल पावर, लेजिटिमेट पावर या फिर पोजिशनल पावर। तो फ्रेंड्स मैं आपको दो लाइनें लिख करके भी दिखा दूंगा, लिख भी दूंगा आपके लिए, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 लाइनें होंगी उस टॉपिक के लिए, और बाकी बताता हूँ ये है क्या। देखिए होता क्या है कि लेजिटिमेट पावर या फिर फंक्शनल पावर या फिर पोजिशनल पावर, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ओके, ये तीनों एक ही चीजें हैं। इसमें होता क्या है कि किसी भी पर्सन की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पर्सन की किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक खास डेजिग्नेशन की वजह से बाकी लोग उसकी बात को सुनते हैं, तो यही चीज कहलाती है लेजिटिमेट पावर। ओके फ्रेंड्स, ये पावर जो होती है ये खास पोस्ट या किसी खास चेयर या किसी खास ऑफिस या किसी खास यूनिफॉर्म के साथ जुड़ी हुई होती है। ओके, कि हम लोग जैसे जा रहे हैं, हम एसपी ऑफिस जा रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में जा रहे हैं, तो वही एसपी अगर हमको मॉल में मिल जाए, बिग बाजार में मिल जाए, और हम लोग अगर सामान ले रहे हैं, और सामान लेने के बाद अब अगर वो नॉर्मल कपड़ों में आ रखा है, तो क्या कहते हैं, अगर सामान लेने के बाद अगर लिस्ट की जो वहां पे जहां पे पेमेंट करना होता है, अगर वो लाइन में आके बीच में लगेगा तो हर आदमी हल्ला करेगा, कहेगा अरे भाई आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोई देखे कि ओहो कोई एकदम स्टार लगा के, 3 स्टार लगा करके कोई पुलिस वाला है सामने, हाँ, तो सबको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा ऑफिसर है कोई, चलो कोई बात नहीं, आगे लग गया तो लग गया। तो ये इस टाइप की कुछ पावर्स आ जाती हैं जो एक स्पेशल ड्रेस के साथ, एक स्पेशल यूनिफॉर्म के साथ, या एक स्पेशल ऑफिस के साथ। अब वही ऑफिस में अगर वो एसपी हमें मिलेगा अपने एसपी ऑफिस में, तो वहां उसका एक अलग रुतबा होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी रोड पे, मतलब जहां पे लोग उसको नहीं जानते हैं, जिन जगहों पे, वहां पर उसको कोई खास उसका रेपुटेशन नहीं रहती है। तो जो आदमी किसी एक स्पेशल पोस्ट पे अपॉइंटेड है, वो किसी एक स्पेशल चेयर पे बैठता है, वो उसका कोई एक खास ऑफिस है, या उसको कोई एक खास यूनिफॉर्म मिली हुई है, तो इन वजहों से उस आदमी के हाथ में जो पावर आती है, उस पावर को हम लोग कहते हैं लेजिटिमेट पावर। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेजिटिमेट पावर होती है, इसको हम लोग अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स लिख दे रहा हूं मैं। डेजिग्नेशन, किसी भी पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक खास डेजिग्नेशन होती है जिसकी वजह से इसको हम लोग जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट, चेयर, ऑफिस या यूनिफॉर्म के साथ ये वाली पावर एसोसिएटेड रहती है। ओके, इस पावर को हम लोग अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। इस पावर को अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं कि एक पुलिस वाले की क्या अथॉरिटी है, वो किस जगह पर डंडा चला सकता है, किस जगह पर क्या कहते हैं वो लोगों को पकड़ सकता है। तो पुलिस वाला तो भाई हर जगह जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकता है। ओके, रूल यही कहता है कि पुलिस को किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री करने से पहले वहां पे वीसी से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए,
या फिर कहीं आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला कहीं पे ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर पुलिस अचानक से नहीं एंट्री कर सकती है। ओके, तो ये कुछ जगह ऐसी है जहां पर पुलिस या कोई और लोग नहीं जा सकते हैं। तो क्या अथॉरिटी है उसकी, वो कहां कहां पर अपना पावर यूज कर सकते हैं, कहां नहीं यूज कर सकते हैं, यही चीज कहलाती है लेजिटिमेट पावर। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है यहाँ पर एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये पावर किसी भी पर्सन के पास उसके कई ईयर्स के, कई सालों की जो उसका जो हार्ड वर्क से अर्न किए गए डिग्री या एक्सपीरियंस की वजह से या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से उसको पास जो पावर आती है, उस पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट पावर। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसने बकायदा 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, भले ही कुछ आता है चल नहीं आता है, लेकिन डिग्री तो ली है ना एटलीस्ट। तो चाहे तो डिग्री की वैल्यू है, और या फिर जैसे मान लीजिए कोई डिप्लोमा स्टूडेंट था और उसने 5-6 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया, अब उसे काफी सारी चीजें आ गई हैं, वो ज्यादा जानने लगा। जो भी एक डिप्लोमा स्टूडेंट होगा, अगर वो 5 साल इंडस्ट्री में, 5 साल क्या बल्कि 3 साल भी इंडस्ट्री में काम कर ले, तो वो एक बीटेक होल्डर से काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है उसके पास। लेकिन कभी कभी एक पोस्ट की एक बाउंडेशन होती है, तो वो पोस्ट अगर नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला करके एक्सपीरियंस की वजह से या फिर किसी डिग्री की वजह से किसी भी पर्सन के पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर आती है, उस पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट पावर। ओके, ये कई इयर्स के हार्ड वर्क से, कई इयर्स के हार्ड वर्क से अर्न किए गए जॉब एक्सपीरियंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से जो पावर आती है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट पावर। ओके, अब ये जो एक्सपर्ट होते हैं, ये एक्सपर्ट प्रोजेक्ट के दौरान आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं और उसके लिए कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। ओके, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनी इशू of project, analyze the problem, analyze the problem and propose a practical solution। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज कहलाती है एक्सपर्ट पावर। अगले टाइप की जो पावर आती है हमारे पास, वो होती है कैरिज्मेटिक पावर। कैरिज्मेटिक पावर ये एक इस टाइप की पावर होती है जो जो टॉप लीडर्स हुए हैं हमारे, या फिर जो साधु संत होते हैं, इनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं या जो उनका पर्सनल कैरिस्मा होता है, इसकी वजह से ये लोग दूसरे लोगों को, आम पब्लिक को, या जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी उनके जूनियर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनकी लॉयल्टी को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब वो लोग ऐसा कर लेते हैं, तो जो भी पर्सन जो भी उनके लिए लॉयल हो चुका है, उस पर्सन की थिंकिंग कुछ इस तरीके की डेवलप हो जाती है जैसा उसके लीडर की थिंकिंग होती है। ओके, आपने देखा होगा
एकदम मतलब कोई कोई साधु संत होते हैं या पीर बाबा होते हैं या कोई ऐसे कहते हैं हर एक रिलीजन में कुछ ऐसे बहुत ही क्या कहते हैं आपके बहुत ही हाई बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले और बहुत ही ऐसे लोग बहुत ही टॉप के लीडर्स हर एक कम्युनिटी में पैदा हो चुके हैं जिनके पीछे लाखों लाख की पब्लिक चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, उनकी जो कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें ऐसी करते हैं, कुछ ऐसी मीठी बातें बोलते हैं जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और लोग उनके एकदम पैरों में पड़े रहते हैं। तो ये इस टाइप का जो पावर है, ये पावर कहलाता है कैरिस्मेटिक पावर। जनरली ये टॉप लीडर्स जो हैं उनमें ये पाया गया है। जैसे हमारे इंडिया में अगर देखें तो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस हो गए, या गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, या फिर नेल्सन मंडेला हो गए, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनके पीछे लाखों लाख की भीड़ खड़ी हो गई और उनके साथ चलने लगी। तो ऐसे लोगों के टाइम पे क्या होता था कि ये लोग उनके पीछे जो भी उनके फॉलोवर्स चल रहे हैं उनसे अगर कुछ भी कह दें कि हाँ भाई आप ऐसा करो कि यहाँ पर इस जगह पर पेड़ लगा दो, यहाँ पे खाली मैदान है, या फिर यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह बना दिया जाए ताकि यहाँ पर पानी को हम लोग स्टोर कर सकें, तो या फिर कुछ भी ऐसा सोशल सर्विस का कोई भी काम अगर वो अपनी फॉलोवर्स से कह देते तो बड़े आसानी से वो लोग फॉलोवर्स बड़े आसानी से सब कुछ भूल करके वो सोशल सर्विस के एक्टिविटीज बड़ी आसानी से कर देते हैं लोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप के पावर को कहते हैं कैरिस्मेटिक पावर। और कैरिस्मेटिक पावर टॉप लीडर्स में आता है उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से आता है। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड पर्सनल कैरिस्मा की वजह से आता है। इसमें जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोवर्स की लॉयल्टी को रिटेन कर लेते हैं। ओके, अगली एक टाइप की पावर होती है वो कहलाती है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर क्या होती है? ये सबसे बेस्ट काइंड ऑफ पावर होती है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें किसी से भी, अपने जूनियर्स से, अपने सबऑर्डिनेट्स से, अपने साथ वालों से कोई काम अगर करवाना है तो ये सबसे बेस्ट काइंड ऑफ पावर होती है। इसमें होता क्या है कि जो भी एक सीनियर या जो भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने टीम मेंबर्स से या जूनियर्स से या सबऑर्डिनेट्स से किसी भी प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए वो उनको बोनस, प्रमोशन या किसी आउटडोर ट्रिप या फिर शॉपिंग कार्ड या फिर किसी इवेंट का पास के नाम पे उनको इनकरेज करता है। ओके, और उनसे जो भी प्रोडक्शन टारगेट्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट के जो भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करवाता है। ओके फ्रेंड्स, इस केस में इंडस्ट्री में या कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ओके, तो ये जो बेस्ट काइंड ऑफ पावर है इसमें क्या करते हैं, इसमें एक रिवार्ड देते हैं कोई काम करने के लिए। इसमें बोनस, प्रमोशन, कोई आउटडोर ट्रिप का टिकट, या फिर कोई इवेंट हो रहा है उसका पास दे दिया कि भाई आईपीएल के मैच की टिकट आपको फ्री मिलेगी, आप इस प्रोजेक्ट के काम को जल्दी से फिनिश करो। ओके, या फिर कोई शॉपिंग कार्ड भी अक्सर मिलता है कंपनियों में। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक्स्ट्रा बोनस दे दिया तो जो जेंट्स लोग हैं वो तो उसको उड़ा देंगे इधर उधर, अपनी कुछ मौज मस्ती में उड़ा देंगे। तो फैमिली तक वो पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर फैमिली तक नहीं पहुंचा तो जो वर्कर है फिर उसको वो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मेरी
कंपनी ने कुछ मुझे रिवार्ड दिया था, वो तो लोग भूल जाते हैं, जो मौज मस्ती में जो पैसा उड़ाते हैं उसको लोग भूल जाते हैं कि वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया था। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है अगर वो शॉपिंग कार्ड दे दिया जाए कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में कुछ स्पेसिफिक 15 से 20 जो किराना शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, उन जगहों पर ये शॉपिंग कार्ड चलता है कि ये आप 1,000 रुपए की या 2,000 रुपए की या 3,000 रुपए की शॉपिंग इस कार्ड से लेके जाओगे तो आप कर सकते हो। तो ये इस टाइप के कुछ रिवार्ड्स दिए जाते हैं कंपनियों की तरफ से अपने एम्प्लॉयज को, और इन रिवार्ड्स के बेसिस पे जो भी जूनियर्स या सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो भी जूनियर्स या सबऑर्डिनेट्स या जो टीम होती है वो इनकरेज हो जाती है। ओके, इसकी वजह से, इस रिवार्ड पावर की वजह से कंपनी में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव वर्किंग एटमॉस्फेयर बनता है। पॉजिटिव वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ओके, आगे अगर देखें हम लोग तो ये एक आती है हमारे पास पेनाल्टी या कोएर्सिव पावर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था, बेस्ट काइंड ऑफ पावर ये है रिवार्ड पावर, तो इसका जस्ट उल्टा होती है पेनाल्टी या कोएर्सिव पावर। ये वर्स्ट काइंड ऑफ पावर होती है, सबसे घटिया टाइप की पावर यही है। इसमें हम लोग वर्कर्स को कोई काम गलत तरीके से करने या फिर डेडलाइन से पहले ना करने पे वर्कर्स को पेनाल्टी का हम लोग इनको एक प्रोविजन बना के देते हैं कि अगर ये काम आप टाइम से नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये इतनी पेनल्टी लगेगी, ये आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा। ओके, तो पेनाल्टी तो जनरली सैलरी में से ही कट कर लिया जाता है, फाइन का मतलब होता है कि अलग से आपको कुछ पैसे सबमिट करने पड़ते हैं। ओके, तो अगर ये क्या होता है, पेनाल्टी या कोएर्सिव पावर में क्या होता है, जो हमारा सीनियर पर्सन होता है वो जूनियर या सबऑर्डिनेट्स की किसी मिस्टेक या नॉन परफॉर्मेंस या डिसओबीडियंस की वजह से पेनाल्टी या फाइन क्रिएट करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पेनाल्टी या कोएर्सिव पावर। जब कोई सीनियर पर्सन अपने जूनियर पर किसी वर्क के मिस्टेक, किसी वर्क में होने वाली मिस्टेक, नॉन परफॉर्मेंस या डिसओबीडियंस, ये डिस्करेज नहीं, डिसओबीडियंस, ये कुछ भी अगर जूनियर कर रहा है तो इसकी वजह से इसके ऊपर या तो फाइन इंपोज किया जाए या कुछ पेनाल्टी उसकी कट कर ली जाए। ओके, फाइन क्या करना पड़ता है, फाइन सबमिट करना पड़ता है, फाइन सबमिट करना पड़ता है। और वहीं जो पेनाल्टी होती है ये अकाउंट में से कट कर ली जाती है। ओके, सेल अकाउंट में से कट कर ली जाती है। तो ये एक बहुत ही निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कभी जनरली लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं, इंडिया में लोग हेलमेट जनरली अपने बॉडी की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि जो
रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस जो पेनाल्टी लगाती है, जो चालान कट करती है, उससे बचने के लिए मैक्सिमम लोग इंडिया में हेलमेट लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पे थोड़ी सी छूट मिली नहीं कि लोग तुरंत हेलमेट निकाल के साइड में रख दिया, या रख ही दिया, घर ही पे रख दिया, खरीदा ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ये जो केसेस हैं, यहाँ पर पुलिस आपके ऊपर फाइन लगाती है, चालान कट करती है, तो ये इस टाइप का आपका ये जो पावर है ये कहलाता है पेनाल्टी या कोअर्सिव पावर। ओके, कभी हॉस्टल में आप में से कई लोग हॉस्टल में रह चुके होंगे, तो हॉस्टल में जब कभी वार्डन का रेड पड़ता है, वार्डन कभी रेड मारता है और कुछ क्या कहते हैं आपका हीटर हो गया या फिर कुछ कूलर हो गया या फिर कोई ऐसी चीज जो कि अलाउ नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता होगी, तो ऐसी कोई चीज अगर हॉस्टल में आपके रूम में मिलती है तो उसके लिए आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है, आपके ऊपर आपको कुछ फाइन सबमिट करना पड़ता है। तो ये सब चीजें, ये जो पावर आ रही है उस वार्डन के पास, ये पावर है पेनाल्टी या फिर कोएर्सिव पावर। ओके, ऐसे ही तो ये जो 5 टाइप थे, ये 5 टाइप हमने डिस्कस कर लिए। ये 5 टाइप इंपॉर्टेंट 5 टाइप्स हैं जो कि अक्सर किसी कंपनी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, वहीं अगर हम लोग देखें इन 5 टाइप्स के बाद एक आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन पावर। इंफॉर्मेशन पावर का मतलब ये एक ऐसी पावर होती है जो किसी भी पर्सन के पास किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होने की वजह से उसके पास वो पावर आ जाती है। ओके, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो कोई गॉसिप भी हो सकती है, या फिर किसी एक पर्सन के बारे में कोई नॉलेज हो सकती है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई नॉलेज हो सकती है। ये सब इसकी वजह से जो पावर आती है, इस पावर को हम लोग इंफॉर्मेशन पावर कहते हैं। ओके, कोई आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पावर होती है इसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन पावर। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा होगा कई बार जो खबरी होते हैं, जो पुलिस वाले कई बार अपने खबरी उन्होंने अपॉइंट कर रखे होते हैं, और वो जो खबरी होते हैं वो खबर देने के, इंफॉर्मेशन देने के पैसे लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, तो देना पड़ता है, उनको पैसे देना पड़ता है। और पुलिस वाले भी ऐसा करते हैं, और जो अंडरवर्ल्ड वाले हैं, हर जगह लोग अपने अपने खबरी सेट करके रखे रहते हैं, और उन जो खबरियों को, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको कुछ एक स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। जनरली मॉनेटरी बेनिफिट होता है, जनरली पैसे के टर्म्स में होता है, कभी कभी पैसे के टर्म्स में ना हो करके भी कभी कभी ये किसी और तरीके से भी आपको कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, या फिर कहीं आपके नाम पे कोई जमीन कर दी, कोई बहुत बड़ी आप खबर लेके आए तो जाओ भाई तुमको ये दान दे दिया हमने, 1 एकड़ जमीन आपको दान कर दी। तो ये ऐसा भी कई बार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वहां पे जब लड़का हुआ है या लड़की हुई है, इस बात की इंफॉर्मेशन जो कोई देगा उसको पूरी मोतियों की माला निकाल करके दे दी। ठीक है ना, तो ये इस टाइप की जो पावर है इसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन पावर। ओके, ये चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हैं, इनका कुछ इफेक्ट है, तो इनको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये हो गया 6 नंबर हो गया। 7th नंबर आता है। 7th नंबर ये आपने सुना होगा कि तू जानता नहीं है मेरा मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, या तू मेरे रिलेटिव को नहीं जानता, मेरे फादर को नहीं जानता। ये एक ऐसा केस है जहां पर रेफरेंस की वजह से लोग अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं। ओके, लोग पावरफुल समझने क्या लगते हैं, बल्कि पावरफुल हो भी जाते हैं। इनफैक्ट अभी आपने सुना होगा कि अभी ये कोरोना को जो लॉकडाउन जो स्टार्ट होने वाला था, जो ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई, उसमें कुछ एक आध दो केसेस ऐसे हुए कि जो सेलिब्रिटी कुछ आए और वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो रेफरेंस लगा के कि भाई मैं तो ये बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, इनसे फोन पे बात करवा दूंगा, उनसे बात करवा दूंगा, वो निकल लिए। ओके, कोई बड़े आईएएस ऑफिसर के लड़के को, या किसी मैडम, एक लड़की थी, एक मैडम थी उनके, एक बड़ी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है, तो उनके जो लड़का है उसको एयरपोर्ट वालों ने कहा कि ये पॉजिटिव
केस है, लेकिन उन्होंने अपने रेफरेंस से, अपने जान पहचान से उसको वहां से लेकर के वो चली गई और फिर प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो कि लोग रेफरेंस पावर का इस्तेमाल करके अपने अनफेयर अनफेयर एडवांटेज के लिए रेफरेंस पावर का लोग यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जनरली जनरली क्या होता है, रेफरेंस पावर का मतलब क्या हुआ, रेफरेंस पावर का मतलब हुआ कि रेफरेंस पावर का मतलब हुआ whom you know, आप किसको जानते हो। ओके, राष्ट्रपति भवन में जाना हो तो हम और आप डायरेक्टली नहीं चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पे वहां पर मेरा पढ़ाया हुआ अगर कोई स्टूडेंट वहां पे जो पहले से प्लेस्ड होगा सचिवालय में या फिर क्या कहते हैं, क्या नाम है, राष्ट्रपति भवन में, उससे मैं जान पहचान लगा के मैं एक बार अंदर घूमने का मुझे चांस मिल सकता है। ओके, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर सिर्फ जान पहचान से ही काम चलता है। और जनरली होता क्या है कि जिन लोगों के पास ये जो रेफरेंट पावर होती है, जिन लोगों के पास रेफरेंट पावर होती है, उनमें से बहुत सारे लोगों के पास लेजिटिमेट पावर रखने वाले एग्जीक्यूटिव के वो लोग बहुत खास होते हैं। ये जो रेफरेंट पावर वाले लोग होते हैं, ये लोग क्लोज होते हैं, क्लोज टू द एग्जीक्यूटिव having legitimate power। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपके पास रेफरेंट पावर। लास्ट पॉइंट आता है मोरल पावर। मोरल पावर ये एक इस टाइप की पावर होती है जिसमें जो बॉस होता है वो अपनी एथिकल लीडरशिप की वजह से वर्कर्स से कोई काम करवाता है। ओके, एथिकल लीडरशिप रिप्रेजेंट करता है बॉस, और तब इसकी इस एथिकल लीडरशिप की वजह से जो वर्कर्स होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं और तब वो उसकी जो भी उसके ऑर्डर्स होते हैं उनको वो लोग मानते हैं और उसके काम को करते हैं। ये एथिकल लीडर्स जो होते हैं, ये लोग हमेशा सही और गलत में से हमेशा जो करेक्ट चीजें, जो राइट है, राइट और रॉन्ग में से हमेशा राइट को सिलेक्ट करते हैं। भले ही राइट ऑप्शन जो हो वो बहुत ही कम पॉपुलर हो, लेस पॉपुलर हो, या फिर अनप्रॉफिटेबल हो, या फिर इनकन्वीनियंट हो, लेकिन वो लोग हमेशा धर्म के मार्ग पे ही चलते हैं, या फिर ये लोग हमेशा जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ही चूज करते हैं। ओके, भले ही आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने की वजह से अच्छा खासा लॉस होने वाला है, आप कस्टमर्स को, जैसे मान लिया कि क्वालिटी है तो कुछ पीसेस जो बने, हमको एक लॉट सप्लाई करना था और उसमें क्या हुआ कि उसमें कई सारे पीसेस ऐसे बन गए जिनकी क्वालिटी खराब है। तो अगर किसी को 500 यूनिट का एक लॉट लेना है तो जब तक वो 500 पूरा नहीं होगा तब तक आपसे कोई वो पूरा लॉट लेगा नहीं। 2 यूनिट भी कम होंगे तो कोई क्यों लेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, 2 यूनिट भी कम होंगे तो कोई नहीं लेगा आपसे प्रोडक्ट, पूरा लॉट नहीं लेगा। तो अगर आपके 5, 7, 10 पीस आपने पहले आपने बनाए, 505 पीस आपने बनाए, 5 पीस एक्स्ट्रा बनाए, लेकिन हुआ क्या, जब आपने उसको पैकिंग कर रहे थे तो देखा आपने कि 10 पीस खराब निकल गए। ओके, तो माइनस कर दिया 505 में से 10 माइनस किया तो हो गए 495, जबकि लॉट भेजना था 500 का। तो 5 पीस कम हो गए हैं आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो भले ही यहां पर ये जो मोरल पावर है, मोरल पावर या एथिकल लीडरशिप, ये कहती मतलब इसके हिसाब से जो भी लीडर होगा, जो एथिकल लीडरशिप वाला जो लीडर होगा, वो भले ही वो 500 यूनिट वाले लॉट को भेज करके जो प्रॉफिट कमा सकता है उस प्रॉफिट को ना कमाए, लेकिन पे जो करेक्ट चीज है उस चीज को वो छोड़ेगा नहीं। ओके, जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, रिस्पेक्ट टू द अदर्स हो गए, या टीम बिल्टअप हो गया, या फिर वैल्यू अवेयरनेस हो गई, या लीडरशिप बाय एग्जांपल्स, ये सब कुछ ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मोरल पावर में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये
हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, जितने भी हमारे टाइप के जो भी पावर्स हैं, पावर्स इन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपने इस लेक्चर को काफ़ी इंजॉय किया होगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, अनअकैडमी के प्लस पे से, अनअकैडमी प्लस से आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, अनअकैडमी प्लस से आप अगर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मेरा ये कूपन कोड, आप मेरा ये रेफरल कोड सर्वेश 10 का अगर यूज करते हो, सर्वेश 10 या सर्वेश 11, इन दोनों में से किसी भी कोड का अगर आप यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चाहे आप सर्वेश 10 को यूज करो या सर्वेश 11 को यूज करो, दोनों ही कोड से आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ बच्चे फोन करके पूछते हैं, सर वो सर्वेश 10 वाले से तो 10% का डिस्काउंट है, तो क्या सर्वेश 11 वाले से 11% है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा इमरजेंसी केस सिचुएशन में कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक कोड कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक दूसरे कोड से भी काम चलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी दोनों में सेम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है आपको 10%। ये यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इन बेनिफिट्स को आप देख सकते हो। और आज के लेक्चर को बस हम लोग स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।